आज हम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चावच प्रदर्शित करने की विधियां, यानी कि रिलीफ या जो धरातल पर ऊंचा नीचा भूभाग है उसको हम समतल कागज पर कैसे प्रदर्शित करें। ये अपने आप में एक कार्टोग्राफर के लिए मान लो या एक भूगोलविद के लिए मान लो, अपने आप में एक चुनौती होती है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 डायमेंशनल है कागज, समतल कागज है, कोरा कागज है, और जो आकृतियां हैं सारी की सारी वो 3 डायमेंशनल है। पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, घाटियां हैं, नदी है, जलप्रपात है, कई बार पेड़ पौधे हैं। दूसरी चीज देखें कि कुछ सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, उनको हम कैसे इस समतल कागज पर हम कैसे दिखाएंगे। ये चुनौती बहुत पहले से रही है। ढाल को हम कैसे दिखाएं, इस प्रकार से जो भूभाग है उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, वो सारा का सारा दिखाएंगे। इसमें एक और चुनौती है कि बहुत बड़ी जगह को कागज में एक छोटी जगह में उसको दिखाया जाता है। तो कैसे उनको प्रदर्शित करें, कई सारे मेथड हैं, कई सारी विधियां हैं, अलग अलग विद्वानों ने कई सारे तरीके बताए, और उनमें जैसे सबसे पहला एक लेमैन नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने हेसियोद विधि बताई, हेसियोद मेथड। और वो ज़्यादा इतना कारगर नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उस जमाने के हिसाब से वो कारगर था। और उसमें ढाल को लाइनों के द्वारा दिखाया जाता है। जहाँ पर ढाल ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइनें नजदीक होंगी, और जहाँ पर ढाल कम होगा वहाँ पर लाइनें क्या होंगी, दूर दूर होंगी। जिस मान लो ये स्थान है, ये ऊंचा है, और फिर यहाँ पर ये स्लोप एकदम इस प्रकार से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। और जहाँ पर 45 डिग्री से ज़्यादा ढाल है वहाँ पर उस क्षेत्र को पूरा ही ब्रेक कर देंगे। तो ये वाला एक तरीका अपना के वो शायद ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन ये इतना परफेक्ट तरीका नहीं था। हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, इसकी शीट भी बनानी है आप लोगों को, कि हेसियोद जो विधि थी वो लेमैन ने दी थी। और इसमें 45, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि हेसियोद मेथड में क्या 45 से ज़्यादा का ढाल जो है या 45 डिग्री से ज़्यादा का ढाल जो है वो दिखाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा ना, उसको पूरा ब्लैक ही होगा। अब उसमें से वो 60 डिग्री का बन रहा है या 55 का बन रहा है या 70 का बन रहा है, तो उसका कोई आकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 45 से ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसकी आपको एक चीज़ बनानी है कि इतनी ज़्यादा कारगर विधि नहीं थी, ये लगभग 400-500 साल पुरानी है, 16वीं सदी की विधि थी ये। लेकिन खास बात ये है कि आज भी वैसे आपने कभी कंप्यूटर में देखा होगा जो ग्राफिकल बनती है, उसको लाइनें लाइनें से होती है, जहाँ पर वो आज भी ये है काम में ली जाती है, लेकिन हमारी यहाँ पर मैथ में यहाँ पर काम में नहीं आती। फिर एक विधि दी किसी ने कि पर्वतीय छाया विधि या छायाकरण विधि। यहाँ पर इस विधि से मतलब है कि जहाँ पर जो भी उच्चावच है उन सबको आप एज छाया की मेथड से इस समतल कागज पर दिखा दें, तो वो दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार का उच्चावच है, किस प्रकार की भूमि है, कैसा भूभाग है। लेकिन खास बात ये है कि ये भी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें आप दूसरी चीज़ों को दिखाई नहीं पाओगे। और अभी मैंने एक बात कही कि पृथ्वी इतनी लंबी चौड़ी है, और उसको हम एक मापनी लेके और छोटे कागज पर उसको प्रदर्शित करते हैं। यह तो है नहीं कि हम पूरे भूभाग का इतना ही बड़ा मैप बना लेंगे, फिर तो वो मैप बनाने का कोई मतलब ही नहीं, क्यों बना रहे हो मैप, फिर तो हमें दिख रहा है सब कुछ। लेकिन हमें जैसे मान लो एक पूरा राजस्थान है, उसका हम एक प्रथम दृष्टया देखना चाहते हैं, एक नज़र में उसको देखना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में उच्चावच की क्या स्थिति है, किधर स्लोप है, कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, कहाँ पर कौन सी झील है, कहाँ किस तरफ स्लोप जा रहा है, किस तरफ से ज़्यादा ऊंचा भूभाग है, किस तरफ से नीचा भूभाग है। यदि उसको एक दृष्टि में देखना चाहते हैं तो हमें पूरे राजस्थान का एक छोटा मानचित्र हमारे सामने बनाना होगा, उसके ऊपर हमें उच्चावच प्रदर्शित करना होगा। तो वहाँ पर ये जैसे छायाकरण वाली विधि है वो इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि दूसरा उच्चावच वहाँ पर वो दब जाएगा। कहीं पर केवल हमने एक पहाड़ दिखा दिया तो फिर वो केवल एक पहाड़ी वहाँ पर नजर आएगा और सब कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये विधि भी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। एक विधि है तलचिंग विधि की, जिसको बेंचमार्क मेथड कहते हैं, BMM बोलते हैं जिसको, या उसमें यह है कि बेंचमार्क मेथड में कि जहाँ पर हमें पूरे जहाँ कहीं का हम उच्चावच है, जहाँ जिस क्षेत्र में कि वो सी लेवल से कितना ऊंचा है,
उसको वहाँ पर इंगित कर देंगे एक बेंच मार्क लगा के, या वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई जैसे मान लो खंबा है या कुछ ऐसा कोई आप शिलालेख टाइप में है, वहाँ पर लिख देंगे कि ये जो है एरिया वो इतना ऊंचा है। लेकिन और मानचित्र में जहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, तो जैसे मानचित्र में ये करेंगे कि बेंच मार्क करके, और यहाँ पर हाइट मान लो उसकी 1010, यहाँ पर फिर ये पॉइंट है वो 1020, या यहाँ पर कोई पॉइंट है 1050, या यहाँ पर कोई पॉइंट है और उनमें हो जाएगा BM यानी कि बेंच मार्क। ये भी अपने आप में अलग इसके गुणों से, लेकिन ये भी इतनी कारगर विधि नहीं थी ऊंचा ऊंच प्रदर्शित करने की कि इसमें हमें एक प्रथम दृष्टया मालूम चल जाए कि कहाँ पर किस ढाल की स्थिति बनी हुई है। एक बात आती है स्थानीय ऊंचाई वाली स्पॉट हाइट, ये दोनों एक सी हैं, बस बेसिक अंतर ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा लेख शिलाखंड होगा या शिलालेख होगा या कोई खंबा होगा या कुछ ना कुछ हमने एक वहाँ पर बेंच मार्क स्थापित कर दिया, वहाँ पर लिखी जाए, और वहाँ पर यहाँ से एक्चुअल में हाइट जैसे यहाँ पर 1010 या 1009 और 1 मीटर हमें ऊंचा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी लेवल से 1010 यहाँ पर, ताकि उसमें कभी निकट भविष्य में जैसे मान लो कोई इरोजन नहीं हो रहा है या अपरदन हो रहा है या कहाँ पर क्या है, या यहाँ से हटके और इतना वो निकल गया, तो उसका भी मालूम चल जाएगा कि हाँ ये स्थिति बनी हुई है। कई जगह से हमें जो तल चिन्ह है वो हमें मिलते हैं। स्पॉट हाइट में ऐसा नहीं करते। स्पॉट हाइट में धरातल पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, केवल सी लेवल से ऊंचाई दी और उसको हमने कागज पे लिख दिया कि वो स्थान जो है वो लगभग इतना ऊंचा है। फिर निकट भविष्य में लेकिन उसका एक बड़ा दोष ये है कि मान लो वहाँ से अपरदन हो गया या कई स्थिति हो गई, तो वो फिर दोबारा करके मान लो 10-20 साल बाद में या 50 साल बाद में वहाँ की लेवल लिया जाएगा, तो उसमें 100 रुपये के अंतर आएगा। इसलिए ये विधि ज़्यादा कारगर है नहीं। इन दोनों में बेसिक अंतर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। कोई अंतर नहीं है दोनों में, वही समुद्र सी लेवल से ऊंचाई लेते हैं, इसको एक्चुअल में लिख देते हैं और इसको हम कागज में लिखते हैं। इसको एक्चुअल में लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, कागज में लिखते हैं कि हाँ इस ये जगह जैसे काला काला जगह है उसी लोग ने एक पॉइंट दे दिया और ये इतना ऊंचा है, कहीं पर भी ऐसा, और यहाँ पर एक्चुअल में धरातल पे कहीं उसको इंगित नहीं करेंगे। इसके बाद में अगली विधि आती है समोच्च रेखा विधि। ये सबसे परफेक्ट विधि है। अब हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि समोच्च रेखा विधि क्या है, कंटूर लाइंस क्या है, और इससे हम उच्च आवाज को कैसे प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अभी मैंने शुरू में एक चीज बताई थी आप लोगों को कि हम समतल कागज पर उच्च आवाज को प्रदर्शित करने के तरीके जान रहे हैं कि हम उसको कैसे दिखाएं। 3 डायमेंशनल है, उसको हम कैसे प्रदर्शित करें, ये चीज हम खोजना चाह रहे हैं। और कंटूर जो लाइंस है वो क्या है, उनकी क्या परिभाषा होगी, इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। कंटूर लाइन की परिभाषा में यदि हम देख रहे हैं तो सी लेवल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली लाइन, सिंपली परिभाषा है। समान ऊंचाई वाले 2 स्थान मान लो समान ऊंचाई वाले, यहाँ पर ये हाइट भी इसकी भी 1000 मीटर है, यहाँ पर कोई पॉइंट 1000 है और इनको मिला दी, ये लाइन हो गई कंटूर लाइन। इसमें एक और जोड़ देते हैं चीज कि हम ये तो इस प्रकार से तो लाइनें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कहीं पर भी मान लो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट और हो सकता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और हो सकता है, तो इनको हम कैसे मिलाएंगे, कैसे नहीं करेंगे। इसलिए इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं समोच्च रेखा। और ये हम जो भी हमारा मानचित्र होता है जिसमें हमें उच्च आवाज प्रदर्शित करना होता है, उसमें हम केवल और केवल, अब जो पहले बात आई थी जैसे हम वहाँ पर यह लगा देंगे कि ये इतनी ऊंचाई पे है, स्पॉट हाइट या बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, या फिर ये छायाकरण वाली है या हेश्योर है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। केवल उस मानचित्र में सिंपली लाइनें होंगी जिनको हम समोच्च रेखाएं बोलेंगे। इनकी विशेषता होती है कि ये कहीं भी एक तो खंडित नहीं होती है, टूटती नहीं है, ये कंटिन्यू चलेंगे। ये नहीं है कि बस यहाँ से आई और ये क्यों रह गई, ये पूरी आगे तक जाएगी और जहाँ होगा तो ये गोल गोल मिल जाएंगी, या जहाँ भी होगा यानी कहीं भी खंडित हिसाब से नहीं होगी। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता कि कोई भी समोच्च रेखा एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, ये इनकी दूसरी विशेषता है। अब इसके बाद में अगली जो बात आती है
वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको प्लॉट कैसे करें, निरूपित कैसे करें। समोच्च रेखाओं तो चलो ठीक है, हमें जिस मानचित्र में मिल गई, अब उनको हमें कैसे देखें कि यहाँ पर ये किस प्रकार का ढाल है या किस प्रकार का उच्चावच वहाँ पर है। तो हम इसको एक सेक्शन लाइन के द्वारा इनको काटेंगे और जिस विन्यास से या जिस एंगल से आपको देखना है कि वहाँ पर किस प्रकार का उच्चावच है, उस एंगल से आप उनको लाइन खींचोगे और उसको प्लॉट करोगे नीचे एक मापने के द्वारा, और वहाँ पर आपको बिल्कुल हूबहू जहाँ पर जैसा उच्चावच है वो बिल्कुल निखर के आ जाएगा या सामने बन के आ जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो सिंपली है कि जैसे कंट्रोल लाइन से इस प्रकार से, ये कंट्रोल लाइन से ये बारीक होती है और लगभग जो मानचित्र में निश्चित अंतराल पे होती है। एक ये हो निश्चित अंतराल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये अंतराल हम बराबर करें, नहीं। निश्चित अंतराल का मतलब ये होगा कि जैसे एक ये लाइन है मान लो 1050 मीटर की, ये लाइन है ये होगी 1000 मीटर की, ये लाइन है मान लो यहाँ पर वो होगी 950 की। यहाँ पर ये जो अंतर आ रहा है इनके बीच में, यानी कि एक जो है वो 50 की, एक जो है 1000 की, एक है 1950 की। ये नहीं होगा कि ये 800 की हो जाएगी, ठीक है। इनके बीच में तो अलग अलग स्थितियां बनेंगी, लेकिन इनका जो अंतराल होगा वो क्या होगा हम पहले ही मान लेंगे, और हमेशा उस मानचित्र में जहाँ पर कंट्यूर्स होंगी वहाँ पर भी लिखा होगा कि कंट्यूर्स के बीच में क्या अंतराल है, किस अंतराल पे बनाई गई है, 50 मीटर में है या 50 फीट में है या किस अंतराल में है। ये चीज़ डिपेंड करती है कई बार कि हम कितने बड़े क्षेत्र का मानचित्र बना रहे हैं। मान लो हम पूरे भारत का मानचित्र बना रहे हैं, इतना बड़ा उच्चावच है वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर अंतराल ध्यान रखना होगा 100 मीटर का, 200 मीटर का, 300 मीटर का। और जहाँ पर मान लो हम केवल चौमुख तहसील का जैसे मानचित्र बना रहे हैं और यहाँ की कंट्यूर्स दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फीट में लेंगे, और जैसे मान लो 10 फीट 15 फीट वाली लाइनें होंगी, हम फीट वाली लाइनें जो है वो भारत के मानचित्र में नहीं बना सकते, क्योंकि फिर तो इतनी लाइनें हो जाएंगी कि वो हेश्योर वाली है जैसे उस प्रकार की लाइनें हो जाएंगी और कोई मतलब ही नहीं होगा, दूसरी चीज़ें कुछ दिखेगी नहीं और वो केवल लाइनें दिखेंगी। तो वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हम कितना इसमें अंतराल रखेंगे, वो चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े भूभाग का मानचित्र तैयार कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे उदाहरण देकर बताया आपको कि यदि हम केवल चौमुख तहसील का बना रहे हैं तो हो सकता है 20 फीट के अंतराल के आधार पर बना सकते हैं। हम और भी छोटा, जैसे मान लो आप जब आगे कक्षाओं में जाओगे और सर्वे करोगे, जैसे मान लो कोई खालका कवरेज का यहाँ का इसी का उच्चावच बनाना चाहें, ढाल बनाना चाहें कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, तो हो सकता है 2 फीट का 5 फीट का अंतराल ही रखें। यहाँ पर क्या है, एक लाइन उधर से चली जाएगी, दूसरी इधर से चली जाएगी, तीसरी इधर से चली जाएगी, जो भी होगा, लेकिन उसमें अंतराल को बहुत कम रखेंगे। और ज़्यादा कई बार बड़े मानचित्र होते हैं उनमें 100 मीटर का, 200 मीटर का, 500 मीटर का भी अंतराल में रखना होता है। तो ये निश्चित अंतराल होता है। यहाँ पर ये जो समोच्च रेखाएं हैं, ये समोच्च रेखाएं मान लो ये समोच्च रेखाएं हैं, अच्छा उनमें एक सिस्टम से होगा, ये नहीं होगा कि बीच में जैसे एक दूसरी आ गई और फिर ये हो गई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है ये है जैसे मान लो 700 मीटर की, ये है 600 मीटर की, ये है 500 मीटर की, ये है 400, ये अपने पास कंट्रोल लाइन है। अब हम एक किस एंगल से देखना चाहते हो, कहाँ पर क्या है, कहाँ से देखना चाहते हो कि कैसा उच्चावच है, उसी तरीके की आप सेक्शन लाइन डाल दोगे। जैसे मान लो आप यहाँ बीच में देखना चाहते हो कि यहाँ पर क्या स्थिति है, ये कैसा उच्चावच निकल के आएगा, तो हम नीचे प्लॉट करेंगे इसको। या आप देखना चाहते हो कि यहाँ पर ये क्या स्थिति है, इस प्रकार से कि यहाँ पर ये बन के आ जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार का उच्चावच है, उस तरफ से किस प्रकार का उच्चावच है, यहाँ से कैसे दिख रहा है। तो जिस एंगल से आप देखना चाहते हो वहाँ पर एक सेक्शन लाइन होगा आ जाएगी। अब हम नीचे इसको प्लॉट करेंगे, वहाँ पर एक निश्चित मापदंड लेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, वहाँ पर एक निश्चित मापदंड लेंगे हम, और इनमें कई बार त्रुटि भी आ जाती है, वो हमेशा आती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मापी होती है वो अलग अलग होती है, उसकी हम कभी बात में चर्चा करेंगे। आज के हम थोड़ा सा देखेंगे इसको प्लॉट कैसे करते हैं। ये है, अब हम क्या करेंगे कि ये कंट्रोल से आपके पास यहाँ पर उच्चावच कैसा है इस चीज को देखना है, ठीक है। इसके लिए हमने एक सेक्शन लाइन डाल दी, इस एंगल से हमें देखना है। यहाँ पर हम एक निश्चित अनुपात ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर को दिखा रहा है, कितने को दिखा रहा है, 100 मीटर को, 0 कर देंगे, 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा 100, फिर
200 यहाँ पर, 300 यहाँ पर, 404 सेंटीमीटर यहाँ पर, 500 यहाँ पर, 600 और यहाँ पर 700, यहाँ पर ये मान लो 800। ये सब मीटर में है। हमने एक निश्चित पैमाना लिया है, हम हमारी मर्जी से नहीं किया है। 1 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा कि उसको छोटा बड़ा कर सकते, ये ऐसे लाइनें खींच दें। हमने 100 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर वाला पैमाना हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर और 100 मीटर। अब हम ये लाइनें आप चाहोगे तो जैसे सीधी लाइनें होगी स्वाभाविक है, ये बारीक होगी है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। इनका इंपॉर्टेंस कब इतना सा है कि ये लाइनें इनको मिलाएगी और वहां पर हम उसके आधार पर प्लॉटिंग करेंगे। हमें हमेशा इसी चीज पर फोकस करना होता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, उसको हम उतना गहरा करते हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं इसका यूज इतना सा है कि यहाँ पर ये कट जाए, यहाँ पर ये लाइन सीधी एक लंब डालेंगे और ये वाला है 400 वाली, ठीक है, यहाँ पर 400 वाली यहाँ पर है, सीधी इससे आगे मिल जाएगी, यानी कि ये पॉइंट हमें निकालना है। इन दोनों लाइनों का महत्व केवल इतना सा है कि ये पॉइंट में निकालना है। फिर आया है 500 वाला, तो 500 वाले क्यों ला देंगे, ये 500 वाला हो गया। फिर है 600 वाले लाइन, 600 वाली क्यों मिल जाएगी, ये 600 वाली है। फिर है 700 वाली, ये 700 वाली क्यों मिल जाएगी और इस प्रकार से इस तरफ भी मिल जाएगी। यहाँ पर ये 700 वाली मिल जाएगी, यहाँ पर ये 600 वाली मिल जाएगी, यहाँ पर ये 500 वाली मिल जाएगी और यहाँ पर ये लास्ट में 400 वाली, ठीक है। अब इसको सबको जो लाइनें मिल रही हैं उनको हम मिलाएंगे और उस भूभाग पर जहाँ पर ये कंट्यूर्स है वहाँ पर किस प्रकार का उच्चावच होगा वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा, वो निरूपित हो जाएगा। यहाँ पर इस लाइन को इस प्रकार से मिलाएंगे, यहाँ पर मिल रही है, यानी कि इस प्रकार का उच्चावच ये कंट्यूर्स के माध्यम से उस भूभाग पर जहाँ पर ये कंट्यूर्स है वहाँ पर इस प्रकार का उच्चावच। तो इस प्रकार की सीटें आपको बनानी है, कुल मिला के 15 के लगभग, जिसमें विषय वैली हो जाएगा या शंखोकार पहाड़ी हो जाएगी या झील हो जाएगी या जलप्रपात हो जाएगा या भृगु हो जाएगा या काठी हो जाएगा या कटक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगभग 15 से 16, 17 या 15 या 12, 13 जो भी सीटें हैं वो आप लोगों को सीटें बनानी है, ठीक है।